अस्सलाम वालेकुम। मैं वसवन मलिक और आज इस चैनल के ऊपर सबसे पहली जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ, ये मुझे जिन्होंने भेजी है, क्योंकि मैंने ये नाम वगैरह लिख लिया है ताकि जो है ना इसमें कोई गलती वगैरह या कोई इस तरह की ना हो जाए। ये स्टोरी भेजी है मुझे परवेज़ अली, इनका नाम है, और इनका ताल्लुक़ जो है वो है सिंध में। एक छोटा सा देहात है, गाँव है, उधर से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन उस देहात का नाम इन्होंने कहा है कि आप ना बताएँ। लेकिन बाकी इन्होंने जो इसके बीच में किरदार है, जिनके साथ जो ये स्टोरी, ये जो कहानी जिनके साथ हुई थी, ये कहानी जो उन्होंने बताई है, तो उनका ये इनके दादा है, जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था। और ये काफ़ी पुराना है, जो वो कहते हैं कि हम बचपन में मतलब छोटे थे, तो उस वक़्त कहते हैं कि ये हमारे साथ ये वाक़या पेश आया था, हमारे दादा के साथ ये वाक़या पेश आया था। और कहते हैं कि फिर ये बहुत ही मशहूर ये वाक़या था, और अभी भी कहते हैं कि उस जगह के ऊपर उन्होंने मुझे रियल जो लोकेशन, रियल जो नाम बताए हैं जगह के, तो लेकिन उन्होंने यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि आप ना दीजिएगा नाम, लेकिन जो चीज़ उन्होंने बताई है, पूरी जो एक स्टोरी उन्होंने मुझे बताई है, तो उन्होंने कहा ये आप जो है ना अपने चैनल के ऊपर लाज़मी अपलोड करें। तो सबसे पहले जिन्होंने ये मुझे स्टोरी भेजी, उनका नाम है परवेज़ अली, और जिस तरह कि मैंने जगह का भी आपको बताया है कि ये रहते हैं सिंध के साथ एक देहात है, एक गाँव है, उस जगह के ऊपर ये रहते हैं। तो अब ये स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी, वो कहते हैं कि जिस टाइम हमारी उम्र तकरीबन 18-19 साल या 17 साल तकरीबन थी, 17 साल की एज थी। तो वो कहते हैं कि हम सिंध से यहाँ पे जो है ना शहर की तरफ, कराची की शहर की तरफ हम शिफ्ट हो गए। ये उससे पहले की स्टोरी है उनकी। ये उस टाइम की बात है कि जिस वक़्त वो कहते हैं कि लालटेन जो होती है ना, लालटेन जिसके अंदर मिट्टी का तेल डलता था, उस वक़्त ये कहते हैं कि ये वो ज़माना था, उस वक़्त मतलब जब ये 1995 या 6 की ये बात है। और कहते हैं कि जिस तरह गाँव की ज़िंदगी का एक अपना एक माहौल होता है, एक गाँव की अपनी लाइफ़ होती है, ना उस वक़्त वहाँ पे इतने टीवी वग़ैरह का नामो निशान नहीं था, लाइट भी नहीं थी। और वो कहते हैं कि जिस जगह का मैं अभी भी ये जिस जगह का भी वाक़या ये अभी सुना रहे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहते हैं उस जगह पे अभी भी ये आलम है कि वहाँ पे अभी भी लकड़ियाँ जलाई जाती है, और वो कहते हैं कि वहाँ पे जो घर बने हुए हैं वो झोंपड़ियों टाइप के हैं, जिसका ऊपर से ना वो पूरा एक ग्लोब टाइप का होता है। वो पूरा ग्लोब टाइप की वो कहते हैं कि एक झोंपड़ी बनी हुई है। वहाँ पे मतलब इस तरह घर है, मिट्टी के ऊपर ना, उसके आपने देखा भी होगा अक्सर सेराओं के अंदर जिस तरह के घर बने होते हैं, वो भी इसी तरह एक सेराख टाइप जगह है। लेकिन ये है कि इतना भी अब तो वक़्त के हिसाब से जो है ना उसके अंदर काफ़ी वो कह रहे तब्दीली आ गई, लेकिन पहले वो भी एक किस्म का बिल्कुल सेराई इलाका था। वहाँ पे जो सफ़र किया जाता था, वो किया जाता था ऊँट के ऊपर, वो घोड़े थोड़े टाँगे, वो भी कहते हैं कि टाँगे भी वहाँ पे इस तरह होते थे कि रात मतलब सर्दियों में जून-जुलाई की जो होती थी ना शाम, उसमें भी 6 बजे के बाद वहाँ पे आपको कोई टाँगा वग़ैरह नहीं मिलता था। तो वो कहते थे कि बस वहाँ पे आप समझ लें कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हमारा ये एक दिन का वो वक़्त होता था। एक यही हमारे लिए टाइम होता था, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। बस ये हमारे लिए एक, इससे बाद और इससे पहले यहाँ पे कोई भी नहीं निकलता था। तो ये जो इनके दादा थे, जिनका नाम शफ़क़त अली है, ये फ़र्नीचर का काम करते थे, और बहुत दूर-दराज़ इलाके से ये लक्कड़ जो होते हैं ना, लकड़ियाँ वग़ैरह जमा करके लाते थे। और उस वक़्त का जो फ़र्नीचर था, उस वक़्त के हिसाब से जो फ़र्नीचर वग़ैरह तैयार किया जाता था, जो चीज़ें तैयार की जाती थी, वो अपने मुताबिक उसी तरीके से वो तैयार करके जो उनकी फ़ैमिली थी, जो उनका घर था, वो उसे चलाते थे। ये वाक़या वो कहते हैं कि जनवरी
का वाक़या था। जनवरी में वहाँ पे वो कहते हैं, क्योंकि सैराम में जहाँ पे वो कहते हैं कि सुबह के टाइम सख्त तरीन धूप और तपती रेत के ऊपर जिस तरह जो है ना क्या नाम है गर्मी पड़ती थी, इसी तरह वो कहते हैं कि रात के टाइम उससे ट्रिपल किस्म की वो कहते हैं सर्दी पड़ती थी। इतना वो मतलब सख्त तरीन जो है ना वहाँ पे वहाँ को कहते थे होता था। और कहते हैं कि रात के टाइम वहाँ पे लकड़ियाँ जलाने के लिए भी काम आती थी, लेकिन क्योंकि सेरा था तो वहाँ से लकड़ियाँ बहुत दूर तकरीबन कहते हैं कि वो उनका कहना है कि इतने-इतने दूर से लकड़ियाँ लेकर आते थे कि जो है ना कभी-कभी 2-2 दिन भी लग जाते थे। और कभी ऐसा वक़्त भी आता था कि घर में सिर्फ़ उतनी लकड़ियाँ इतनी मिक़दार में होती थी कि जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना या जो है ना खाना पकाने के लिए या कुछ उनके उन चीज़ों के लिए काम आती थी। ये वहाँ का आलम था। कहते हैं कि वहाँ पर एक जगह थी, एक बहुत ही जगह मशहूर थी, जिसका अक्सर वहाँ के जो रात के टाइम बुज़ुर्ग बैठा करते थे। आपको पता है गाँव का एक माहौल हुआ करता था, एक कल्चर हुआ करता था कि रात को सारे बुज़ुर्ग एक जगह के ऊपर आग जलाकर और एक उस आग के इर्द-गिर्द सारे ना बैठ जाया करते थे, बातें किया करते थे। तो कहते हैं कि हम लोग भी छोटे होते थे, बच्चे उस वक़्त होते थे, तो हमें बुज़ुर्ग समझाया करते थे कि फ़लाँ जगह के ऊपर एक वही झोंपड़ किस्म का घर बना हुआ है, एक दरख्त बना हुआ है, उस जगह के ऊपर आपने चाहे दिन के टाइम या चाहे रात का टाइम हो, आपने उस जगह के ऊपर नहीं जाना है। तो बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि जो है ना हम लोग इग्नोर भी कर देते थे और खेलते-खेलते उस जगह के ऊपर चले भी जाते थे। तो वो जिन्होंने ये कहानी भेजी है परवेज़ अली साहब, वो कहते हैं कि मैं बहुत उस वक़्त मतलब छोटा भी नहीं था लेकिन ठीक था। मुझे मतलब कुछ चीज़ें जो बातें होती थी ना, वो कुछ समझ आती थी। तो कहते हैं मैं उन बुज़ुर्गों की बड़ी ध्यान से बातें जो है ना सुना करता था और उनसे मैं पूछा भी करता था कि ये मतलब वहाँ पे आप लोग क्यों हमें जाने से मना करते हैं? तो वो अक्सर औक़ात जो है ना, जो वो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, जो वो वहाँ पे लोग होते थे बैठे हुए, वो जो है ना मुख़्तलिफ़ किस्म की इनको जो है ना बातें करके इनके बच्चे या डर ना जाए, तो वो कहते थे नहीं, नहीं वहाँ पे आपने नहीं जाना है, वहाँ पे जो है ना बस नहीं जाना है वहाँ पे क्योंकि दूर-दराज़ इलाका है, वहाँ पे जो है ना डाकू आते हैं और इस तरह आते हैं, चोर होते हैं, तो इस तरह करके वो कहते हैं हमें जो है ना वो बात का टाल दिया करते थे। तो वो कहते थे कभी हम वहाँ पे गए भी नहीं क्योंकि हमें ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने मना किया जो बुज़ुर्ग होते थे। कहते एक दिन वहाँ पर उसी जो वो दरख्त था, वो जो झोंपड़ी थी, उससे कुछ ही फ़ासले पे तकरीबन उससे 1 या डेढ़ 2 किलोमीटर दूर एक मोची बैठता था। उन्होंने मोची का नाम भी बताया है, यूसुफ़ उस मोची का नाम था। कहते वो मोची बैठता था और उसने हाथ मतलब एक छोटा-सा एक डब्बा पकड़ा होता था जिसके अंदर जूते सिलाई करने का सामान होता था। और बाज़ औक़ात वो मोची जो है ना उस ही झोंपड़ी के पास जिधर हमें मना किया गया था वहाँ पर जो है ना दरख्त के पास उसने ना अपना वो गर्मियों के अक्सर उन्होंने कहा गर्मियों के औक़ात में जब तेज़ गर्मी पड़ती थी तो वहाँ पे वो कुछ चंद अदद जो गिने-चुने दरख्त होते थे उनमें एक वो वाला दरख्त भी मौजूद था जो उस झोंपड़ी के पास मौजूद था। उस झोंपड़ी के दरख्त के नीचे वो मोची अपना जो है ना वो एक बॉक्स लटका लिया करता था और जो लोगों के जूते और ये सिलाई करते वो काम किया करता था। लेकिन वहाँ से जो गुज़रने वाले लोग होते थे या कुछ जो वहाँ की औरतें होती थी या जो वहाँ के मर्द होते थे, वो उस मोची को कहते थे कि तू यहाँ से अपना जो है ना ये ठिकाना ये तब्दील कर दे, तू कहीं और चला जा ताकि जो है ना हम लोग तेरे पास आसानी से आ सके या जूते वगैरह सिलाई करवा सके। यहाँ पे तू ना बैठा कर इस वजह से हम यहाँ पे नहीं आते हैं। तो वो मोची अक्सर जो है ना ऐसा करता था और कहता था कि यहाँ पे जो है ना मेरी एक यारी है, मेरी एक संगत है, मेरी एक दोस्ती है इस दरख्त से। तो इसके बारे में भी वो कहते हैं कि एक अलग हिस्ट्री है, ठीक है? वो अलग अगर स्टोरी बनेगी तो कहानी वो कहेंगे उन्होंने भी वो भी मुझे भेजी है लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन वो मोची ये बात उनको कहा करता था जिसके जो है ना बदले में गाँव वाले ये बात कहते थे कि वो तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। लेकिन वो मोची वो कहते हैं कि वहाँ पर मौजूद रहता था, उसी झोंपड़ी के साथ जो दरख्त था, उसके नीचे वो अपना वो पूरा जो बॉक्स और वो जो भी चीज़ें होती थी, वो वहाँ पे जो है ना
लगा कर बैठ जाया करता था। और जो भी वहाँ पे कुछ अगर गिने चुने लोग आ जाए जो है ना, वो उस जगह के ऊपर जो उनके वो जो भी जूते वगैरह सिलाई किया करते थे। तो जो परवेज़ अली के जो दादा थे, शफ़क़त अली जिनका नाम था, जनवरी की एक इसी तरह रात थी, तो उनके पास वहाँ पे ऊँट था और वो उस ऊँट के ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ जो है ना वो लेकर आ रहे। अक्सर औक़ात वक़्त जब असर का टाइम होता था ना, तो असर तक तो वो लोग उस झोंपड़ी और उस दरख़्त के पास से गुज़रते थे। लेकिन यूँ ही असर की नमाज़ ख़त्म होती थी, असर का वक़्त गुज़रता था, मग़रिब का वक़्त शुरू होता था, तो वहाँ से कोई भी जो है ना नहीं गुज़रता था। मतलब बअम्र मजबूरी भी, कोई बहुत ही मजबूरी हो ना, तब जाके वहाँ से कोई गुज़रे, लेकिन नहीं गुज़रते थे। ज़्यादातर वो कहते थे कि वहाँ पे नहीं गुज़रते। हालाँकि वो कहते हैं कि गाँव के लोग बहुत ज़्यादा बहादुर थे, लेकिन फिर भी वो नहीं गुज़रते थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि जो मेरे दादा थे, शफ़क़त अली जिनका नाम था, वो अपने उस ऊँट के ऊपर लकड़ियाँ लेके आ रहे और जनवरी की सख़्त तरीन रात थी। और वहाँ पे वो कहते हैं कि कहीं मतलब कि आप एक देहात 1995 1995 की ये बात है। वो कहते हैं कि उस वक़्त जब मग़रिब से पहले ही समझे कि मग़रिब की नमाज़ पढ़ के बहुत कुछ बुज़ुर्ग हुआ करते थे जो इशा की नमाज़ तक जागते थे और इशा की नमाज़ पढ़ के तकरीबन सारा वहाँ पे सन्नाटा हो जाता था और दूर-दूर तक वो कहते हैं कि किसी भी किस्म के जो है ना, दूर-दूर तक कोई आपको रोशनी तो वहाँ पे थी नहीं, ठीक है? और कुछ भी आपको समझिए कि एक वीरान बिल्कुल सुनसान अंधेरी रातें। और कहते हैं कि आप खुद सोचें कि जनवरी की जो है ना ये सख़्त तरीन रातें और ऊपर से वो कहते हैं कि दूर-दूर सिर्फ़ और सिर्फ़ कुत्ते और वहाँ पे जो है ना गिद्दर भौंकने की आवाज़ें आती थी। और वो भी कहते हैं ऐसी हैबतनाक, खौफ़नाक कि आप कोई बंदा सोच भी नहीं सकता है। तो क्योंकि कहते हैं कि मेरे दादा वो भी एक कहते बहादुर थे और जहाँ से वो लकड़ियाँ वग़ैरह काटने के लिए गए थे, वो कोई कहते हैं कि 5.5 या 600 किलोमीटर दूर वो जगह थी। और वहाँ से वो 2 दिन का सफ़र उस ऊँट के ऊपर करके और वहाँ पे कहते हैं कि कोई 30 या 35 वो झोंपड़े नुमा घर होते थे और 30-35 जो घर मतलब वही 1 बंदा या 2 बंदे चले जाते थे, लकड़ियाँ ले आते थे और वो फिर 1 हफ़्ता या 5 दिन या 4 दिन जितना भी वो इस्तेमाल कर सके वहाँ पे बआसानी तरीके से वो इस्तेमाल कर लेते थे। तो कहते हैं इसी तरह सबकी एक उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ था कि फ़लाँ दिन तुमने जाना है लकड़ियाँ काटने, दूसरे दिन इसने जाना है, तीसरे दिन उसने जाना है। सब ने मतलब जो है ना एक दिन सबका टाइम था। इसी तरह उनके जो दादा थे उनका भी वक़्त एक दिन था कि इस दिन अब आपने जाना है और वो इसी तरह अपनी लकड़ियों के लिए गए और वो वापिस आ रहे। कहते हैं कि जब वो वहाँ से चलते-चलते लकड़ियाँ अपनी वो पूरा जो उनका वो ऊँट के ऊपर जो उन्होंने गट्ठे लोड किए हुए थे, वो वहाँ से लेकर आते जब वो पहुँचे ना उस जगह के ऊपर, मतलब काफ़ी दूर वो अभी झोंपड़ी थी और वो दरख़्त था, लेकिन उनको एक अंदाज़ा हो गया कि अब इस जगह के ऊपर ये झोंपड़ी और इस जगह के ऊपर ये जो है ना दरख़्त में इस जगह से गुज़रने लगा हूँ, लेकिन अब क्योंकि मजबूरी थी और कोई वहाँ पे रास्ता भी नहीं था। अगर तो उसके मुताबिल कोई रास्ता होता तो वो उस रास्ते को छोड़ के उस दूसरे रास्ते से गुज़र सकते थे। लेकिन वहाँ पे वो कहते हैं कि सेरा में ढेले मतलब पहाड़ नुमा सा जगह बनी होती है, तो वहाँ पे आप या तो ऊँट ही होता है क्योंकि वो वज़न होता है, उसकी टाँगें भी बीच में धँस सकती है, रात का वक़्त होता है या फिर बाज़ औक़ात वज़न होता है ऊँट के ऊपर तो वो नहीं दूसरे रास्तों से तो वो एक रास्ता सेरा के अंदर से बनाया गया होता है, जिस तरह की गलियाँ बनी हुई होती है, इसी तरह वो कहते हैं कि वो बना हुआ होता था कि यहाँ से ही आपने जाना है। तो वो शुरू में ही समझ लें कि जहाँ पे ये 35 और 40 घर का ये कस्बा-सा एक छोटा-सा देहात मौजूद था, इसी के बिल्कुल जो साइड पे ना वो घर था जिसके साथ एक झोंपड़ी-सी थी और वो झोंपड़ी भी कहते हैं बिल्कुल प्रॉपर नहीं थी, टूटी हुई थी, लेकिन उसके साइड के ऊपर ना एक दरख़्त वग़ैरह जो था ना वो बिल्कुल साइड के ऊपर एक दरख़्त लगा होता था, ताकि जो है ना वो एक समझ लें कि उस कस्बे से बाहर आता था। परवेज़ अली के जो दादा थे शफ़क़त अली, वो
उन्होंने कहा है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के उन्होंने कहा है कि अब यहाँ से मजबूरी है, गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है रात को वहाँ पे जो है ना रुक तो सकते नहीं थे। तो उन्होंने अपना ऊँट आगे बढ़ाना शुरू किया। वो कहते हैं कि जिस वक़्त मैं उस झोंपड़ी के बिल्कुल करीब पहुँचा ना, मुझे वो दरख्त नज़र आया। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे जितने भी दरख्त मौजूद होते थे ना, वो आम रात को भी देखे, सुबह भी आप देखें ना, तो वो एक सिंपल दरख्त नज़र आते थे। लेकिन कहते हैं कि वो जो उस झोंपड़ी के साथ जो दरख्त था ना, कहते हैं कि वो रात के टाइम इस तरह हैबतनाक नज़र आता था, इतना ख़तरनाक कि उस दरख्त को ही देख के ना इस वक्त भी वो कहते हैं दरख्त मौजूद है। और उन्होंने बोला भी है कि जो है ना, मैं वहाँ पे उनका गाँव है और वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, आपको उस दरख्त की तस्वीरें भी भेजूँगा। जब वो तस्वीरें मुझे मिली ना, तो मैं आपको अगली किसी स्टोरी में इसके साथ मेंशन करके वो भी दिखाऊँगा। वो कहते आज भी वो दरख्त मौजूद है और उसको कोई 200 या 250 साल पुराना, वो कहते हैं कि हमारे बचपन में हमें बताया जाता था कि ये 100 साल पुराना दरख्त है। तो कहते हैं कि अब ये 2022 से 2021 वो कहते हैं कि इसके बीच में भी आप देखें तो वो 300 साल पुराना दरख्त शायद हो गया हो अब। लेकिन कहते हैं उसकी हैबत आज भी वो मौजूद है, लेकिन वहाँ पे वो जो झोंपड़ी थी वो नहीं है, बस कुछ वो कहते हैं कि झोंपड़ी नहीं है लेकिन वो दरख्त है बस। और सेरा और बाकी वो उसी तरह थोड़ी बहुत उसके अंदर जो तब्दीली आई है वो आई है। कहते कि दूर से मेरे दादा ने जिस वक़्त उस दरख्त को देखा है, उसकी हैबत को देखा, लेकिन कहते वो डरने वाले तो नहीं थे क्योंकि उनका बचपन ही वहाँ पे गुज़रा। उन तो अपनी आँखों के सामने उसके वाक़यात वो चीज़ें, लेकिन एक खौफ़ इंसान में फिर भी होता है। तो कहते एक दफ़ा उनके कदम रुके, लेकिन फिर भी मजबूरी थी। वो कहते थे कि जब दूर से कहीं से गिद्धों की आवाज़ आती थी, कुत्तों की आवाज़ भौंकने की आती थी और सख्त तरीन सर्दी, तो उन्होंने कहा है कि बेहतर है कि मैं इधर से इसको क्रॉस कर ही जाऊँ, बाकी अल्लाह मालिक है जो होता है। वो कहते हैं चलते गए, चलते गए, चलते गए। जिस वक़्त उस दरख्त के पास पहुँचे, उस झोंपड़ी के पास पहुँचे, कुछ फासले पे थे, तो कहते हैं कि उनको इस तरह महसूस हुआ कि ऊँट जो है ना, उसकी रफ़्तार तेज़ हो गई है। अमूमन वो कहते हैं कि जो ऊँट होता है ना, वो अपने मालिक जो वो कहते हैं कि जिन्होंने घर में पाले हुए थे उनको पता होता है कि वो बिल्कुल जब भी मालिक के साथ जाए ना, वो अपनी एक रफ़्तार के साथ जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि उनको वहाँ से इस तरह लगा कि ऊँट की रफ़्तार तेज़ होगी, जिस तरह ऊँट हाथ से निकल रहा हो। उन्होंने कहा हो सकता है कि जो है ना, मतलब शायद ऊँट तेज़ भागने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो कभी इस तरह ऊँट ने किया नहीं, जिस तरह वो एक अजीब से तरीके में ना ऊँट हाथ से निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर हालाँकि वज़न भी है, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ भी हैं। तो वो कहते हैं कि जब उनकी निगाह, जो उनके दादा थे परवेज़ अली के शफ़क़त अली, उनकी जब निगाह ज़मीन पे पड़ी, तो वो क्या देखते हैं कि ऊँट के थोड़े से ही फासले पे 2 साँप है। और वो कहते हैं उन साँपों का जो रंग था वो फुल काला, और ऐसा काला स्याह रंग के अंधेरे में भी वो साँप चमक रहे थे। और वो कहते हैं कि इस तरह की चमक के अंधेरे में अक्सर अगर कोई चीज़ काले कलर की पड़ी हो तो आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो कहते हैं कि अंधेरे में बिल्कुल वाज़िया तौर पे ऐसी चमक पैदा हो रही कि वो कहते हैं कि उसी टाइम उन्होंने देख लिया कि जो है ना वो 2 साँप वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उनका रुख वो कहते हमारी तरफ नहीं था, उनका रुख जो था वो था दूसरी साइड पे, उस झोंपड़ी वाले घर की साइड पे जहाँ पे वो दरख्त लगा हुआ था। वो कहते अभी ये तो चीज़ कुछ ही मिनटों में हुई, कुछ ही सेकंडों में हुई। इसके बाद जो हैरान कर देने वाली चीज़ थी, वो कहते वो ये थी कि उन साँपों का साइज़ इतना बड़ा था कि जिस जगह तक वो कहते कि मैंने नज़र को घुमाया है, उधर तक मुझे वो चमक एक लंबी लाइन लकीर नज़र आई है। वो कहते उससे भी बड़ी हैरान वाली बात ये थी कि वो सहरा था एक, वहाँ पे कोई आपको जो है ना आस-पास घास, झाड़ियाँ नहीं नज़र आएगी।
हद निगाह जहाँ तक उनके दादा की नज़र गई ना, उधर तक ही वो सांप, दोनों सांप एक ही जो है ना, मतलब वो सीट में उनका वजूद जा रहा। कुछ पता नहीं था कि वो कितने लंबे थे। और उन सांपों को देख के ऊँट ने स्पीड ज़्यादा पकड़ ली, क्योंकि ऐसे वाक़यात से इनके जो दादा थे वो वाकिफ़ थे पहले भी, और उनको पता होता था कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो वाक़यात हैं यहाँ पे होते रहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप पे कंट्रोल किया। लेकिन वो कहते हैं कि ऊँट या कोई जो घोड़ा या इस तरह की चीज़ों को देखे तो वो कंट्रोल में नहीं रह सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले जो फ़ोकस चीज़ की वो ये की कि जो है ना, ऊँट को काबू में करें। अब वो ना तो उन सांपों के आगे से जाना चाहते थे, और ना ही वो वहाँ से जो है ना वापस मुड़ सकते थे। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले तो अपने आप को उन्होंने सँभाला कि जो है ना, मैं यहाँ से समझ गए थे वो कि ये जो वाक़या हुआ है ये इसी दरख्त के पास और इसी झोंपड़ी के पास ये साँप मौजूद है। और ये कोई उनके लिए एक हो ना कि नई बात नहीं थी। लेकिन वहाँ पे सबसे जो बड़ी ख़तरनाक बात ये होती थी कि वहाँ पे जिन-जिन लोगों के साथ वो कहते थे वाक़यात होते थे, वो मैक्सिमम जो है ना 1 हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन वो ज़िंदा बचते थे। वो उनके साथ जो वाक़यात होते थे, कहते हैं कि वो वहाँ पे उस जगह के ऊपर मौजूद थे। जब उन्होंने उन सांपों को देख लिया तो उन्होंने आराम से ऊँट को पहले सँभाला। ऊँट को सँभाल कर ज़रा-सा वो उन्होंने रास्ता बनाने की कोशिश की कि उन्होंने कहा यहाँ से मेरे को पार हो जाओ ना, फिर बात का बात देखा जाएगा क्या होता है। वो कहते हैं अभी मैं चंद लम्हे आगे ही गया हूँ, तो कहते हैं मैं क्या देखता हूँ कि जो मेरे ऊँट के जो उनके ऊँट के ऊपर लकड़ियाँ थी, वो सारी की सारी पूरे का पूरा गट्ठा किसी ने हाथ में इस तरह पकड़ के ना, इस तरह पकड़ के और सारा वो जो है ना आगे की तरफ फेंका। और कहते जब मैंने पीछे देखा मुड़ के, तो कहते वो जो मंज़र था वो इतना खौफ़नाक मंज़र था। वो कहते हैं कि जब मैंने पीछे देखा है तो एक कम से कम वो कहते हैं कि एक देओ-नमा, एक पहलवान जिस तरह नहीं होता है, उस तरह का एक आदमी खड़ा हुआ है। और जिसके जिस्म पे वो कहते हैं कि पूरे काले स्याह कलर के बाल है। जिस तरह वो नहीं होते रीछ होता है, बिल्कुल रीछ, लेकिन उसकी जिसामत रीछ से भी ऊँची थी। और वो कहते हैं कि उसका जो चेहरा वो बता रहे थे पूरा बालों से ढका हुआ। और इस तरह उन्होंने वो कहते हैं कि कितना टन वज़न लकड़ का था, लकड़ियाँ थी उनके ऊपर। इस तरह एक उसने अपने हाथ से पकड़ के और जिस फ़ोर्स के साथ उसने फेंका, वो सारा उठाकर जो है ना उसने आगे की तरफ जो है ना बिल्कुल वो उस ऊँट के जो है ना ऊँट के सर से भी आगे जाके उस झोंपड़ी की तरफ फेंका। कहते हैं कि जो मेरे दादा थे वो वहीं के वहीं साकित होके रह गए। उनके हाथों से ऊँट की रस्सी छूट गई। उनको नहीं पता कि अब ऊँट किधर, लकड़ियाँ किधर। अभी ये मंज़र वो कहते हैं कि अभी बहुत ही कम था जो उन्होंने पीछे जिस बला को, जिस जिन को देख लिया था। वो कहते हैं साथ ही उससे आगे वो कहते हैं कि जो वो 2 साँप थे उस जगह के ऊपर उन्होंने क्या देखा, जिस तरह ही उन्होंने आगे की तरफ देखा, ठीक है, जब वो लकड़ियाँ उसने पहले पीछे देखा, जब लकड़ियाँ वो उन्होंने उसने फेंकी, जब लकड़ियाँ आगे गिरी तो साथ ही उन्होंने आगे देखा, जब आगे देखा तो जहाँ पे वो जो 2 साँप थे, अब वहाँ पे भी वो 2 साँप नहीं थे, बल्कि वहाँ पे भी उसी तरह का जिस तरह का वो पीछे पहलवान नमा एक जिन खड़ा हुआ था, उसी तरह के वो कहते 2 जिन वहाँ भी खड़े हुए थे। कहते कि जो उनकी आँखें थी ना आँखें, वो कहते हैं सुर्ख़ नमा, जिस तरह के आप समझ लें अंगारे होते हैं, लाल कलर के अंगारे। जिस तरह ना उसके उनकी आँखों के अंदर से ना आग निकल रही हो, इस तरह सुर्ख़ कलर के अंगारे। और वो कहते हैं कि जो ये उनके दादा की ज़ुबानी जो उनके दादा ने
शफ़क़त अली ने जो परवेज़ अली को जो कहानी सुनाई कि दादा कहते हैं कि उनका जो मुँह था वो बिल्कुल गोल फुटबॉल की तरह था। इंसान के 10 मुँह मिलाए तो वो एक मुँह इस तरह गोल मुँह बनता था उनका। और कहते हैं चंद सेकंडों में ये मंज़र पेश आया। ये नहीं कि कोई घंटा लगा या 2 चंद सेकंडों में। पहले पीछे से लकड़ियाँ उठाई, उनके दादा ने जो शफ़क़त अली था उसने पीछे देखा उस मख़लूक़ को, उसके हाथों से ऊँट की रस्सी छूट गई। जब उस मख़लूक़ ने जो पीछे जिन खड़ा हुआ था उसने जब उस लकड़ियों के गट्ठे को आगे फेंका तो उनकी नज़र वहाँ से घूम के आगे गई। अब आगे वो 2 साँप थे, अब वहाँ पे वो 2 साँप भी नहीं थे, वही मख़लूक़ जो पीछे खड़ी हुई थी, वही जो जिन पीछे खड़ा था, बिल्कुल उसी की हम शक्ल आगे भी 2 खड़े थे। अब उनका ध्यान पीछे नहीं गया है, वो उनकी शक्ल को देख के वो जो है ना हैबतनाक हो गए। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि लकड़ियाँ कहाँ पे गई। वो कहते हैं मुझे नहीं पता था कि जो है ना ऊँट मेरा कहाँ पे गया। वो कहते बस मुझे इतनी बात समझ आई है कि मेरे दिल से जो है ना लफ्ज़ अल्लाह का निकला है और एक ज़हन में ये बात आई है भागो। वो कहते हैं कि वहाँ मेरे दादा ने वहीं पे जूते भी अपने फेंके और जितनी भी वो स्पीड में हो सकते थे, जो भी उनकी जितनी स्पीड थी, वो उन्होंने उस ही स्पीड के साथ उन्होंने दौड़ना भागना शुरू कर दिया। कहते भागते 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 जो पहली उस बस्ती का जो घर बना हुआ था, उन्होंने एक जो खाला थी उनका भी नाम बताया था रहीमा बीबी। उन्होंने कहा रहीमा बीबी एक बुज़ुर्ग खातून थी, एक उनके जो है ना वो सीधा वहाँ पर जो पहला उस बस्ती का घर इंटर होता था। कहते काफ़ी फ़ासले के ऊपर घर होते थे कि एक घर है उसके फिर कुछ फ़ासले पे दूसरा घर, तो कहते कि एक मतलब काफ़ी फ़ासलों के ऊपर जो है ना वो घर वहाँ पे बने होते थे। तो वो भागकर सीधा वो जो रहीमा बीबी थी, उनके वहाँ पर जो जाकर ना उनके घर के बीच में वहाँ पे गिरे, क्योंकि उस टाइम वो कहते एक दरवाज़ा नहीं होता था और एक जो है ना वहाँ पे पर्दे लगे थे, पुराना ज़माना था। तो वो खातून थी और जो उनका शौहर था रहीमा बीबी का, तो वो उन्होंने जो है ना उन पहचान लिया कि ये जो है ना शफ़क़त अली है और ये लकड़ियाँ लेने गया था। लेकिन कहते कि जब मैं वहाँ पे गिरा तो मुझे कोई होश नहीं था कि मैं जो है ना किस हालत में हूँ, क्या है। लेकिन ये हुआ कि उस रात जो है ना उन्होंने मुझे उसी अपने झोंपड़े में रखा। सुबह वो कहते हैं एक छोटा-सा तो देहात था, छोटा-सा झोंपड़ा था। सब आए और जो है ना वहाँ पे एक मतलब वो एक चौराया-सा बना होता था एक इस तरह ना, वहाँ पे मतलब कोई भी अगर कहते हैं कि उस गाँव में, उस देहात में अगर कोई शादी होती थी या कोई फ़ौत हो जाता था या कुछ भी होता था ना, तो वो उस जगह पे जी बताते थे कि फ़लाँ वाक़या, मतलब किसी की अगर शादी है तो वहाँ पे सारों को बुलाते थे और या अगर कोई फ़ौत हो जाता तो बताते थे या कोई बंदा, तो इसी तरह उन्होंने वहाँ पे उस चौराहे में सारों को जमा किया कि शफ़क़त अली रात के साथ मतलब रात को इस तरह हमारे घर में वो बेहोश आया है। तो फिर वो वहाँ के जो गाँव के लोग थे उन्होंने वो छोटा-सा जो कस्बा था, जो उस दर के जो लोगों ने उठाया उसको घर पर लेकर गए। लेकिन सारों को ये पक्का पता चल गया था कि इतनी रात को ये आया है और ये वाक़या हुआ है, ये लाज़िमन जो है ना उसी जो झोंपड़े और उसके साथ जो दरख़्त है वहाँ का वाक़या, ये सारों को मालूम, क्योंकि छोटा-सा देहात था, उनको पता था ये पहले भी वाक़या इस तरह के पहले भी वाक़यात वहाँ पे हो चुके हैं। तो सारे अलर्ट हो गए थे कि ये वाक़या हो ना हो उधर का ही हुआ है और अब क्या वाक़या पेश आया है, ये तो आप, क्योंकि सबके साथ डिफरेंट वाक़यात पेश आए थे। हर किसी के साथ एक अलग-अलग और मुख़्तलिफ़ किस्म का जो है ना वाक़या वो पेश आता था उस जगह के हवाले से। तो फिर उन्होंने जो सबसे पहले जो उनके जो वहाँ पे मौलवी होता था, ठीक है, उसको बुलाया, तो उसने जो है ना वो दम वग़ैरह जो भी किया, उनका जो भी प्रोसेस था उसको उसके वाला ने, क्यों कहते हैं कि उनको बुखार बहुत तेज़ हो चुका था और कोई होश नहीं था। लेकिन सबसे जो अहम वहाँ पे बात होती थी वो ये बात होती थी
कि वहाँ पे जिसके साथ ये वाक़या होता था वो 10 या 12 दिनों से जो है ना ज़्यादा वो नहीं रह सकता था। वो मतलब मर जाता था, फ़ौत हो जाता था। जो है ना वो मख़लूक़ उसको मार देती थी या क्या था, ये राज़ किसी को नहीं पता था। लेकिन वो कहते हैं कि ये राज़ अगर किसी को पता था तो वहाँ पे मौजूद जो उस दरख़्त के नीचे मोची रहता था यूसुफ़, वो कहते हैं कि उसको ये मतलब मख़लूक़ वो बड़े मज़े से उस दरख़्त के नीचे बैठा होता था। और काफ़ी वो कहते हैं कि वो ऐज वाइज़ काफ़ी उसकी उम्र थी। ये नहीं कि वो जो है ना बिल्कुल मतलब ऐज वाइज़ था, लेकिन वो वहाँ पे बेटर होता था। और वो क्या राज़ वहाँ के जानता था, वो ख़ुद भी अपने उसमें जो है ना वो दूसरा अगर मैं आपको स्टोरी का क्लिप इंशाल्लाह बनाऊँगा क्योंकि वो एक उसकी अलग स्टोरी है कि वो जाने जब उसका फ़ौत होने का टाइम आया तो उसने क्या राज़ बताया कि वहाँ पे क्या था। वो सारा एक अलग उसकी पूरी जो स्टोरी बनेगी। लेकिन यहाँ पे ये जो वाक़या है पहले इसको जो है ना पूरा सुन लें। वो कहते हैं कि उस मौलवी को बुलाया गया, शफ़क़त अली के ऊपर दम जो है ना वो हुआ, ठीक है। अभी शफ़क़त अली के ऊपर वो मौलवी जो था वो दम दरूद जो भी वो पा रहा था। उसके बाद जो वहाँ का जो उनके हकीम होते थे उस वक़्त वो कहते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं होते थे। वहाँ पे हकीम होते थे। वो हकीम भी वहाँ पे आए आ गया वो भी जो वहाँ की उसकी जो उनका ट्रीटमेंट था, जो उनकी दवाइयाँ वग़ैरह थी वो भी उन्होंने उसको देना शुरू कर दी। अभी वो कहते हैं कि जो गाँव के चंद अदद लोग थे वो उसी घर के अंदर मौजूद थे कि पीछे से वो कहते हैं कि रहीमा बीबी जिसके घर में रात को शफ़क़त अली बेहोश हुआ था, जो रहीमा बीबी थी उसने सारों को इकट्ठा किया कि जो शफ़क़त अली का ऊँट है वो फ़लाँ झोंपड़ी के पास मुर्दा पाया गया है, मरा हुआ पाया गया है, आप लोग वहाँ पर चले। अभी एक वाक़या जो शफ़क़त अली के साथ रात को पेश आया है, अभी उसका किसी को पता ही नहीं, जबकि दूसरा दिल दिला देने वाला वाक़या, दूसरा खौफ़नाक कर देने वाला वाक़या कि वहाँ पे जो शफ़क़त अली का ऊँट था, वो फ़लाँ झोंपड़ी और उस दरख़्त जो है वो हॉन्टेड दरख़्त जहाँ पे साए है, वो जहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, वहाँ पे उनके ऊँट को मुर्दा पाया गया। अब जो उस गाँव के बुज़ुर्ग थे, वो कहते हैं कि वहाँ पे ना एक कुल्हाड़ियाँ होती थी उस वक़्त, और वो कहते हैं कि चमड़े की जो है ना वो आप समझ लें कोड़ा जिसका होता है ना, उन्होंने कोड़ा नहीं, उन्होंने एक और नाम बताया अभी मेरे ज़हन में नहीं है, चमड़े के बने हुए। वो उठाए, कुल्हाड़ी उठाई, किसी के पास वहाँ की उस टाइम हथौड़ा था वो उठाया, डंडे थे जिनके पास वो डंडे उठाए और सारे वो कोई 40 20 बंदे या 25 बंदे जितने भी थे वो उधर चल पड़े उस साइड। उस जगह के ऊपर पहुँचे, वहाँ पे वाक़ई में उन्होंने देख लिया कि जो भी वाक़या पेश आया है शफ़क़त अली के साथ, वो इसी जगह पे आया है क्योंकि शफ़क़त अली के जो जूते थे, वो वहाँ उस जगह के ऊपर पड़े हुए थे, मौजूद थे, और उसके बाद शफ़क़त अली का जो ऊँट था, वो भी उसी जगह के ऊपर मुर्दा हालत में पाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब उस ऊँट को देखा गया तो कहते हैं कि उस ऊँट का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ढांचा था। सिर्फ़ एक स्केलेटल, उसका एक अंदरूनी ढांचा वहाँ पर मौजूद था। खाल थी ऊपर, खून था, लेकिन उसके अंदर जो उसके जो दिल, फेफड़े कुछ भी उसके अंदर नहीं था। और वो कहते हैं कि ऊँट कम से कम पता नहीं कितने 10-15 मन का ऊँट होता है। और वो कहते हैं कि जो देहात और सराई इलाकों में आज भी आप जाए, वहाँ के ऊँट आप देखें तो आपको पता चलता है, और ये पुराने वक़्त के पला हुआ ऊँट था, जो कि वहाँ पे बिल्कुल अब मुर्दा हालत में इस तरह लग रहा था कि ये कितने रोज़ से जो है ना, ये यहाँ पे कोई फेंक के गया हुआ है। अब कहते हैं कि जो लोग थे वहाँ पे, क्योंकि वाक़यात तो पहले भी होते थे, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गए कि यार ये तो यहाँ पे आए दिन ऐसा वाक़या होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात थी कि वो जो यूसुफ़ मोची था, वो उसी दरख़्त के नीचे उस वक़्त भी मौजूद था।
लेकिन उसने ये चीज़ नहीं बताई। उससे पूछा गया कि ये क्या वाक़या हुआ, तो वो इसी तरीके से हँसने लगा और मुस्कुराने लगा। तो जिस वक़्त वहाँ पे वो सब मौजूद हो गए, ऊँट की सारी कंडीशन इन्होंने देख ली कि ऊँट की जो टोटल कंडीशन थी, हर वाक़या इन्होंने वहाँ पे देख लिया। फिर वहाँ पे जो उन बुज़ुर्ग थे बड़े, उन्होंने फिर जो है ना, सब ने एक उनकी जो पंचायत होती थी वहाँ पे, जो एक उनकी बैठक बैठती थी ना सारी, उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि सबसे पहले जो ये यूसुफ़ अली या इधर का राज पूछा जाए। हालांकि कुछ बुज़ुर्ग कहते थे वहाँ पे, जो है परवेज़ अली बताते हैं कि कुछ बुज़ुर्ग वहाँ पे ये बात कहते थे कि जो है ना, ये यहाँ पर उनको पता होता था कि ये हॉन्टेड जगह है, मतलब, लेकिन उन मेन जो राज था वो यूसुफ़ जो मोची था उसको पता था। और यूसुफ़ मोची के साथ क्या वाक़या हुआ था वहाँ पे, जिसके बाद वो वहीं बैठा रहता था, तो ये भी वो कहते थे कि वो मोच उसको एक ये बात तो समझ रही कि मैंने लोगों के जूते वग़ैरह जो थे वो सारे सिलाई करने हैं। लेकिन वो कहते हैं उनको उसको ये बात जो, मतलब बाकी की जो चीज़ें होती थी वो उसको समझ, उसका दिमाग समझ नहीं आता था। उस मख़लूक़ का जो असर था, जो साया था, जो उसके इफ़ेक्ट्स थे, वो उसके ऊपर मौजूद होते थे। और कहते तवील अरसे दराज से जो है ना हम उसको देखते थे, वहीं पे वो जो है ना वहाँ पे बैठा होता था। और कहते कि सबसे बड़ी बात उसकी वही कहते कि ये भी उसका जो वाक़ई उसकी जो स्टोरी वो आपको मैं इंशाल्लाह सुनाऊँगा। तो वो कहते हैं कि उसके बीच में भी सबसे बड़ी चीज़ है ये कि उसको भी अक्सर औक़ात जो है ना, जब वो मख़लूक़ आके उसके ऊपर हाज़िर होती थी या जब उसको मारती थी, तो वो कहते हैं एक अलग खौफ़नाक समा होता था। कहते सारे जो गाँव वाले वहाँ पे जमा हुए थे, वो फिर वहाँ से वापस आए। वापस आकर उन्होंने शफ़क़त अली के ऊपर दम पढ़ाई वग़ैरह की। अब सबसे बड़ा जो वहाँ पे एक जो मुकम्मल एक टॉपिक छिड़ गया, वो ये कि जिसके साथ भी कोई वहाँ का वाक़या होता था, तो वो इसमें सबसे अहम बात ये होती थी कि वो 10 या 15 दिनों से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहता था। और ये नहीं कि जो है ना हर कई साल में या 6-7 मंथ में गलती से अगर रात के वक़्त कोई उस जगह से जाता था ना या आता था, तो वो कहते हैं कि उस जगह पे ये वाक़या लाज़िमन कोई ना कोई वाक़या पेश आता था, और हर किसी के साथ मुख़्तलिफ़ वहाँ पे वाक़या पेश आता था। ये नहीं कि अगर शफ़क़त अली के साथ सांपों का वाक़या पेश आया है, तो जो कोई और होगा उसके साथ भी सांपों वाला नहीं, उसके साथ कुछ और पेश आएगा। सबके साथ मुख़्तलिफ़ वाक़यात पेश आते थे। अब फ़ैसला ये हुआ कि शफ़क़त अली इसको हाथों से नहीं जाने देना है, मतलब कि इसको जो है ना महफूज़ रखना है, इसकी जान को बचाना है। जो वहाँ के बुज़ुर्ग थे उन्होंने फ़ौरी तौर के ऊपर ये फ़ैसला किया कि जो है ना किसी बड़े जो है ना किसी पीर को, किसी बड़े फ़कीर को जो है ना फ़लाँ गाँव से फ़लाँ जगह से पकड़ के लेकर आया जाए और वहाँ पे बिठाया जाए। तो कहते इस तरह जो गाँव के वहाँ पे लोग थे वो किसी को जानते थे, किसी बड़े पीर को, वहाँ पे उनके पास गए, उन पीर साहब को पकड़ कर लेकर आए और वहाँ पर जो है ना बाकायदा उन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई की, और जो भी उनका एक प्रोसेस था, जो भी उसने ये चीज़ पूछा, और गाँव वालों ने उनसे कहा कि पहले ये, मतलब उन्होंने बोला कि इस तरह क्यों होता है कि जो है ना 15 दिन या 10 दिन के बाद जो है ना वो हमारे जिसके साथ भी ये वाक़या पेश आता है वो मर जाता है। वो कहते हैं कि जिस टाइम ये मुकम्मल तौर के ऊपर पढ़ाई मुकम्मल हुई, उस पीर साहब ने जो चीज़ बताई वो ये बताया कि आप लोगों के जो ये जगह है, यहाँ पे पूरे के पूरा जो वो जिन्नात का कबाइल, पूरे का पूरा कबीला उनका आबाद है। और जिस वक़्त भी किसी के साथ ये वाक़या पेश आता है, जब वो उनको अपने असली रूप में देख लेते हैं, तो वो फिर इनको ज़िंदा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इसका हल ये है कि जल्द अज़ जल्द शफ़क़त अली को इस जगह से दूर ले जाओ, और सारी ज़िंदगी के लिए वो इस जगह के ऊपर वापस ना आए। वो कहते हैं अगर इस जगह के ऊपर ही, वो कहते हैं कि जब ये वापस आता गया तो वो मख़लूक़ इसको मार देगी। इसका एक ही हल है कि इसको यहाँ से
ले जाओ और नाम व निशान इसका जो है ना वापस कभी भी इस जगह का ये रुख ना करें। तो परवेज़ अली जो थे वो फिर यही बताते हैं कि फिर इसी तरह हुआ। हम उस टाइम जो सिंध से कराची की साइड पे आए और अपने जो दादा थे उनके शफ़क़त अली उनको भी जो है ना वो कहते हम ले आए। उनके जो वालिद साहब थे परवेज़ अली के, वो भी सारे जितने थे उन्होंने वहाँ पे हिजरत की, लेकिन वालिद साहब जो थे वो वहीं पे उनके जो है ना वहीं पे रहते थे उसी जगह पे, लेकिन दादा उनके फिर जितनी भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी वो वहीं पे गुजारी। लेकिन वो कहते कि जब उनको जब ये वाक़या याद आता था, जब वो इस वाक़ये के ऊपर जो है ना कभी उनको कहते नींद, हालाँकि क्या कहते पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग जो थे ना बड़े बहादुर होते थे, लेकिन फिर भी वो कहते कि मैं उस मंज़र को देख के आज भी वो के अभी तो वो मतलब फ़ौत हो गया, लेकिन वो कहते कि जब वो कहते थे कि आज भी जब ये मंज़र मेरी आँखों के सामने आता है या मैं बताता हूँ या बता रहा हूँ, वो शफ़क़त अली जो है ना कहते हैं कि जब मुझे जो परवेज़ अली को जब वो अपना ये पूरी स्टोरी बता रहे थे तो कहते हैं कि वो बिल्कुल इसी तरह मैं बताऊँ जिस तरह मैं अभी सामने देख कर आया हूँ। कहते हैं कि वो एकदम से लकड़ियों का गायब होना और फिर कहते हैं जो पीछे जो जिन-नुमा चीज़ खड़ी हुई वो एकदम आगे की तरफ वही दोनों आगे और कहते हैं साँप और कहते हैं ऐसे पुरकशिश ऐसे खूबसूरत साँप के अंधेरे के अंदर भी ना उन जो है ना उन साँपों की जो लेंथ होती थी वो पूरी चमक रही होती थी। और कहते हैं कि फिर उसके बाद जो है ना काफ़ी अरसे तक जो है वो कहते फिर वो उसके बाद फ़ौत हो गए। तो ये आज की स्टोरी थी जो कि मैंने आपको बताई है। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की बहुत सी स्टोरीज़ मेरे पास मौजूद है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर भी चाह रहा है, ठीक है? जीमेल आईडी भी चाह रही है। तो आप जो है ना इसके ऊपर अपनी स्टोरीज़ जिस तरह आज इन्होंने नाम वग़ैरह भेजे है, ठीक है? इन्होंने तो कहा है कि आप हमारा रियल नाम बता सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनके रियल नाम बताए हैं, जो इसके अंदर किरदार थे। इनकी एक और स्टोरी जो मैंने आपको बताया है कि ये यूसुफ मोची की जो कहानी थी, ठीक है? कि उसका इस लिंक इसके साथ क्या लिंक था इस जगह के साथ, वो आपको इंशाल्लाह ताला अगली जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर आपको लाज़मी बताऊँगा कि वो उनकी असल क्या चीज़ थी, उनका जो ताल्लुक था वो उसका ताल्लुक उस जगह से कैसा था। तो इसके अलावा भी जो है ना आप अपनी इसी तरह स्टोरीज़ भेजते रहें, जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है। व्हाट्सएप नंबर मेरा 0310552117 चाह रहा है स्क्रीन पे, जीमेल आईडी भी चाह रही है, ठीक है? जीमेल पे भेजा जाए जितना भी आप चाहे मुझे 1 घंटे का मैसेज करें या 2 घंटे का मैसेज करें, ठीक है? अक्सर मैं रात को ये जो है ना तकरीबन ये मैसेजेस मुझे सारे रिसीव होते हैं, ठीक है? 10-11 बजे। तो आप उसके नीचे स्टोरी लाज़मी लिखें, ठीक है? और अगर उन जगहों की तस्वीरें आपके पास मौजूद है जिस तरह के परवेज़ अली साहब ने कहा कि मैं उस जगह पे जाऊँगा क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा अभी भी हम तो वहाँ पे जाते हैं, देहात उनका गाँव है वो, तो कहते हैं उस जगह की मैं आपको पिक्स ला कर दूँगा, वो भी आप अपनी इस वीडियो में मेंशन करना, ठीक है? तो इसी तरीके से ये जो आपने जो भी अपनी स्टोरी जितने भी मिनट की आपकी होगी ना स्टोरी, ठीक है? तो उसके नीचे आपने नाम जो है ना वो लाज़मी जो है ना वो लिखना है कि ये मेरी मतलब स्टोरी है, ताकि मुझे पता चले स्टोरी में उन मैसेजेस को अलग कर दूँ, ठीक है? तो ये ज़ाहिर-सी बात है पूरी स्टोरी है तो इसमें ये वीडियो की लेंथ लंबी हुई है, लेकिन ये मैंने पूरी एक स्टोरी आपको कंप्लीट सुना दी है, ठीक है? इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी जो है ना स्टोरीज़ तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा मेरे पास आना शुरू हो गई है। तो वो सब मैंने सेव कर जिस तरह मैं सेव करता जाऊँगा, ठीक है? इस तरह मैं आपके लिए यहाँ पे अपलोड भी करता रहूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।